आप सुनने जा रहे हैं अनीस जंग की लिखी कहानी लॉस्ट स्प्रिंग। तुम ये क्यों करते हो? मैं साहिब से पूछती हूँ, जैसे मैं हर सुबह अपने मोहल्ले के कचरे के ढेर में सोना खोजते हुए देखती हूँ। साहिब बहुत दिन पहले ही अपना घर छोड़ चुका था। उसका घर जो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था, उसे अब उसकी कोई भी याद नहीं थी। उसकी माँ बताती है कि कई सारे तूफानों ने उनके खेत और घर उजाड़ दिए थे। इसी वजह से वह जगह छोड़कर इस बड़े शहर में आ गए थे, जहां वह अब रहता है और सोना खोजता है। मेरे पास और कोई काम नहीं है, वह बुदबुदाता और नजरें फेर लेता है। स्कूल जाओगे? मैं सहजता से यह कह देती हूँ, लेकिन तुरंत ये महसूस करती हूँ कि यह सलाह कितनी खोखली लग रही होगी। मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल ही नहीं है। जब वे एक स्कूल बनाएंगे तब मैं जाऊंगा। अगर मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? मैं आधे मजाक में पूछती हूँ। हाँ, वह मुस्कुराते हुए कहता है। कुछ दिनों बाद मैं उसे मेरी ओर दौड़ते हुए देखती हूँ। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? स्कूल बनाने में समय लगता है, मैं कहती हूँ, अपनी उस झूठी आशा पर शर्मिंदा होते हुए जो मैंने उसे अनजाने में दे दी थी। लेकिन साहब की अंधेरी दुनिया में मेरे जैसे वादे हर जगह बिखरे पड़े हुए हैं। कई महीनों तक उसे जानने के बाद मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहेब आलम, वह गर्व से बताता है, लेकिन उसे इसका अर्थ नहीं पता। अगर उसे इसका अर्थ यानी कि ब्रह्मांड का स्वामी अगर पता होता तो उसे इस पर विश्वास करने में कठिनाई होती। अपने नाम के अर्थ से अनजान वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता, नंगे पांव बच्चों की एक फौज जो सुबह की चिड़ियाओं की तरह नजर आती थी और दोपहर होते होते गायब हो जाती हैं। समय के साथ मैं उन सभी को पहचानने लगी हूँ। तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? मैं उनमें से एक से पूछती हूँ। मेरी माँ ने उन्हें ऊपर शेल्फ से नहीं उतारा, वह सीधे साधे शब्दों में जवाब देता है। अगर वह उतार भी देती तो भी फिर ये नहीं पहनता, एक और लड़का कहता है, जो दो अलग अलग जूते पहने हुए है। जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ तो वह अपने पैरों को घसीटता है और चुप हो जाता है। मुझे जूते चाहिए, तीसरा लड़का कहता है, जिसने कभी अपने जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं पहने। मैंने पूरे देश में बच्चों को नंगे पांव चलते देखा है, शहरों में, गांव की सड़कों पर। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पैसों की कमी नहीं, बल्कि एक परंपरा है नंगे पांव रहने की। लेकिन मैं सोचती हूँ, क्या बस ये एक बहाना है गरीबी की इस स्थायी स्थिति को सही ठहराने के लिए? मुझे उडुपी के एक आदमी की बताई गई कहानी याद आती है। बचपन में जब वह स्कूल जाता था तो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था, जहां उसका पिता पुजारी था। वह थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुकता और जूते पानी के लिए प्रार्थना करता। 30 साल बाद जब मैं उसके शहर और उस मंदिर को देखने गया तो वहां एक वीरान सी उदासी फैली हुई थी। पिछवाड़े में जहां नया पुजारी रहता था, वहां लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई थी। एक लड़का जो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था, मोजे और जूते पहने हाफता हुआ आया और अपना स्कूल बैग एक तह करने वाले बिस्तर पर फेंक दिया। उस लड़के को देखकर वह प्रार्थना याद आई जो एक और लड़के ने देवी से की थी जब उसे आखिरकार जूतों की एक जोड़ी मिल गई थी। मुझे उन्हें कभी खोना ना पड़े। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब पुजारी का बेटा जैसे और भी अन्य लोग जूते पहनते थे, लेकिन मेरे मोहल्ले के कचरा बीनने वाले बच्चे अब भी नंगे पांव थे। मेरी नंगे पांव कचरा बीनने वालों से जान पहचान मुझे सीमापुर तक ले जाती है। यह दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित है, लेकिन फिर भी यह उससे
मीलों दूर हैं। यहाँ रहने वाले लोग वे हैं जो कि 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। उस समय सीमापुर एक वीरान जगह थी। आज भी यह किसी जंगल से कम नहीं है, लेकिन अब यह खाली नहीं है। मिट्टी के बने घरों में, जिनकी छतें टीन और तिरपाल की हैं, बिना किसी सीवेज, जल निकासी या नल के पानी के लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। वे यहाँ 30 सालों से बिना किसी पहचान के, बिना किसी सरकारी अनुमति के, लेकिन राशन कार्ड के सहारे रह रहे हैं, जो उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करता है और अनाज खरीदने में मदद करता है। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकें और भूखे पेट सोने से बच जाएं, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, बजाय उन खेतों के जहाँ हमें अन्न नहीं मिलता था। फटे पुरानी साड़ियों में लिपटी कुछ महिलाओं ने मुझसे कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी हरी भरी जमीन और नदियों वाला देश क्यों छोड़ दिया, जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है, वे वहीं अपना तंबू गाड़ लेते हैं, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं और संघर्ष में अपने माता पिता के साझेदार बन जाते हैं। और सीमापुर में जीने का मतलब ही है कचरा बीनना है। सालों में यह उनके लिए एक कला का रूप ले चुकी है। कचरा उनके लिए सोने जैसा है। यही उनकी रोजी रोटी है। यही उनके सर पर छत है, भले ही वह छत टपकती हो, लेकिन बच्चों के लिए यह और भी ज्यादा मायने रखती है। कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है और यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी, साहिब कहता है, और उसकी आंखें चमक उठती है। जब किसी को कचरे के ढेर में चांदी का सिक्का मिल सकता है, तो वह अपनी तलाश बंद नहीं करता, क्योंकि उसे और मिलने की उम्मीद रहती है। ऐसा लगता है बच्चों के लिए कचरे का मतलब कुछ और ही है, जबकि उनके माता पिता के लिए इसका अलग ही अर्थ है। बच्चों के लिए यह एक रोमांच है, जबकि बड़ों के लिए यह जिंदा रहने का एक साधन है। एक ठंडी सुबह मैं साहेब को एक क्लब के लोहे के फाटक के पास खड़े हुए देखती हूँ। वह अंदर 2 युवकों को सफेद कपड़ों में टेनिस खेलते हुए देख रहा था। मुझे ये खेल पसंद है, वह धीरे से गुनगुनाता है, जैसे सिर्फ देखना ही उसे संतुष्टि दे रहा हो। जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वह स्वीकार करता है। दरबान मुझे झूला झूलने देता है। साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए है, जो उसकी मटमैली कमीज और निक्कर के साथ अजीब लग रहे हैं। ये किसी ने मुझे दिए हैं, वह सफाई देने के अंदाज में कहता है। यह तथ्य है कि किसी अमीर लड़के के ये पुराने और फेंके हुए जूते हैं, जिससे शायद उनका एक छेद पसंद नहीं आया होगा। साहिब को परेशान नहीं करता, जिसने पूरी जिंदगी नंगे पांव चलकर गुजारी हो। उसके लिए छेद वाले जूते भी किसी सपने के सच होने जैसे हैं। लेकिन जिस खेल को वह इतनी तल्लीनता से देख रहा है, वह उसकी पहुंच से बाहर है। आज सुबह साहब दूध की दुकान की ओर जा रहा है। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। अब मैं सड़क के उस छोर पर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, वह दूर इशारा करते हुए कहता है। मुझे 800 रुपये और 3 समय का खाना मिलता है। क्या तुम्हें यह काम पसंद है? मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे से बेफिक्री की चमक गायब हो गई है। स्टील का कनस्तर उसे अब भी भारी लग रहा है, जबकि प्लास्टिक का बैग, जिसे वह अपने कंधे पर हल्केपन से टांगता था, उसका अपना था। लेकिन ये कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश खुद का मालिक बनने की जिद करता है। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा।
वह दृढ़ता से कहता है, क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? मैं पूछती हूँ। मैं कार चलाना सीखूंगा, वह जवाब देता है, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए। उसका सपना एक मृग तृष्णा यानी कि मिराज की तरह धूल भरी सड़कों के बीच झलकता है, जो उसके शहर फिरोजाबाद को भर देती है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। यह भारत की शीशा ढलाई यानी कि ग्लास ब्लोइंग का उद्योग का केंद्र है, जहां परिवार पीढ़ियों से भट्टी के चारों ओर काम कर रहे हैं, शीशे को जोड़कर चूड़ियां बना रहे हैं, मानो देश की सभी औरतों के लिए। मुकेश का परिवार भी यहीं काम करता है। उनमें से यह कोई नहीं जानता कि बच्चों को इस तरह भट्टियों में काम करना अवैध है। उन्हें नहीं पता कि अगर कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और 20,000 बच्चों को इन तपती भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है, जहां वे अपने पूरे दिन की रोशनी भरी जिंदगी खपा देते हैं और अक्सर अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश की आंखें चमक उठी जब वह मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है। वह यह गर्व से बताता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। हम गंदी गलियों से गुजरते हैं, जहां कूड़े से भरी संकरी सड़कें हैं और घर झुग्गियों की तरह है। गिरती दीवारें, हिलते हुए दरवाजे, कोई खिड़की नहीं और इंसानों और जानवरों से भरे हुए। वह एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर रुकता है, एक डगमगाते लोहे के दरवाजे को पैर से ठोकता है और उसे धकेल कर खोल देता है। हम आधे अधूरे बने झोपड़े में दाखिल होते हैं। उसका एक कोना सूखी घास से ढका हुआ है और वहां लकड़ी के चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है, जिसमें पालक की पत्तियां तली जा रही हैं और जमीन पर बड़े एल्यूमिनियम की थालियों में कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। एक कमजोर सी दिखने वाली युवती शाम का खाना बना रही है। धुएं से भरी आंखों के साथ वह मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। ज्यादा उम्र नहीं होने के बावजूद भी वह घर की बहू होने के नाते से सम्मान पाने लगी है। अब वह 3 पुरुषों की जिम्मेदारी संभाल रही है, उसका पति, मुकेश और उनके पिता। जैसे ही बड़ा आदमी यानी कि ससुर घर में प्रवेश करता है, वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे हट जाती है और अपना घूंघट और आगे की ओर खींच लेती है। रिवाजों के अनुसार बहुओं को घर के पुरुष और बुजुर्गों के सामने अपना चेहरा ढकना पड़ता है, लेकिन यह ये बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद पहले दर्जी के रूप में और फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में वह ना तो घर सुधार सका और ना ही अपने बेटों को स्कूल भेज सका। जो कुछ उसने किया वह सिर्फ यही कि अपने बेटों को वही सिखाया जो वह जानता था, यानी चूड़ियां बनाने की कला। यह उसका भाग्य है, यही उसकी तकदीर, मुकेश की दादी कहती है, जिसने अपने पति को चूड़ियों की शीशे की धूल से अंधा होते हुए देखा है। क्या भगवान द्वारा दी गई विरासत को कभी कोई तोड़ सकता है? वह इशारा करती है। चूड़ी बनाने वाले के समुदाय में जन्म लेने के कारण उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चूड़ियां ही देखी है। घर में, आंगन में, हर गली में, हर घर में चूड़ियों के ढेर, सुनहरे पीले, धानी हरे, शाही नीले, गुलाबी, बैंगनी, हर रंग के, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनता है। झोपड़ियों में, जहां तेल के दियों की टिमटिमाती हुई रोशनी होती है, लड़के और लड़कियां
अपने माँ बाप के साथ बैठकर रंगीन शीशे को जोड़कर चूड़ियों के घेरे बनाते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में इतनी अभ्यस्त हो गई हैं कि वह बाहर की रोशनी को सहन नहीं कर सकते। इसलिए वे अक्सर बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता एक युवा लड़की है जो एक फीकी गुलाबी पोशाक में है और एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी हुई है और कांच के टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रही है। उसकी उंगलियां मशीन के चिमटे की तरह यंत्रवत चल रही है। मैं सोचती हूँ कि क्या उन्हें उन चूड़ियों की पवित्रता का एहसास है जिन्हें वह बनाने में मदद कर रही है। ये चूड़ियां एक भारतीय महिला के सुहाग और विवाह की शुभता का प्रतीक है। एक दिन जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा, उसके हाथ मेहंदी से रचे होंगे और उसकी कलाई में लाल चूड़ियां पहनाई जाएंगी, तब उसे अचानक इसका एहसास होगा। उस दिन वह दुल्हन बन जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे उसके बगल में बैठी हुई बूढ़ी औरत कई साल पहले बनी थी। आज भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं। वह थकी हुई आवाज में कहती है, एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया। इसका मतलब था कि उसने अपने जीवन में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया है। यही उसके कर्मों की फसल है। उसका पति एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी है, वह कहता है, मुझे चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं आता। मैंने बस अपने परिवार के लिए एक घर बनाया है। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर पाते। कम से कम उसके पास रहने के लिए एक छत तो है। गरीबी और मजबूरी, यह चीख हर घर में गूंजती है। उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ चूड़ियां बनाने के काम को जारी रखने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। युवा पुरुष भी अपने बुजुर्गों की तरह ही दुखी और हताश हैं। फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि जैसे समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। सालों की कठिन मेहनत ने उनके सपने देखने की क्षमता को खत्म कर दिया है। तुम लोग खुद को एक सहकारी समिति में क्यों नहीं संगठित करते हो? मैं कुछ नौजवानों से पूछती हूँ जो उन्हीं दलालों और बिचौलियों के जाल में फंसे हुए हैं जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को भी फंसाया हुआ था। अगर हम संगठित भी होते हैं तो पुलिस हमें पकड़कर पीटेगी और जेल में डाल देगी। वे जवाब देते हैं, उनके पास कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें चीजों को अलग तरीके से देखने में मदद कर सके। उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वे खुद। वे गरीबी, उदासीनता, लालच और अन्याय के एक अंतहीन चक्र में उलझे रहते हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।